कभी गौर किया है कि हमारे समाज के जो नियम है और देश का जो कानून है वो अक्सर कैसे आपस में बुरी तरह से उलझ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी मशीन में नया पुर्जा लगा दिया हो। एकदम सही। मतलब इसे ऐसे सोचिए कि कानून एक बहुत ही एडवांस्ड स्मार्टफोन का ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो हमारा समाज है उसकी जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं वो उस फोन का हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर वही रहता है, लेकिन सिस्टम अपडेट होता है। बिल्कुल। और जब समाज रूपी हार्डवेयर में नए बदलाव आते हैं, नई जीवन शैली पनपती है, तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कानून को नए अपडेट की जरूरत पड़ती है। सही बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को अपडेट कर लेता है, पर पुराना हार्डवेयर उस नए सॉफ्टवेयर अपडेट को प्रोसेस नहीं कर पाता। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है, स्पार्क्स उड़ते हैं। हाँ, और जब वो नया सिस्टम अपडेट आता है ना, तो वो अक्सर उन पुरानी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना बंद कर देता है जिनकी समाज को लंबे समय से आदत पड़ चुकी होती है। ये टकराव एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। लोग उसी पुराने तरीके से चीजों को चलाना चाहते हैं जहां समाज की नैतिकता ही सब कुछ तय करती थी। जो कि हमेशा मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर कानून सिर्फ अतीत की मान्यताओं पर अटका रहे तो वो काम करना बंद कर देगा। हमारे संविधान को भविष्य की ओर देखना होता है, और इसी वजह से कई बार अदालतों के फैसले समाज को एकदम से चौंका देते हैं। और आज द डीप डाइव के इस एपिसोड में हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक भारी भरकम सिस्टम अपडेट के बारे में है। मतलब एक ऐसा अपडेट जिसने बहुत सी पुरानी धारणाओं को हिलाकर रख दिया है। एकदम सच कहा। तो आज के हमारे जो स्रोत हैं वो एक बेहद जाने माने विधिक मंच मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट से लिए गए हैं। इस मंच पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन वाजपेयी ने एक बहुत ही चर्चित और हालिया कानूनी मामले की परतें खोली हैं। जी। आज हमारा मिशन ये समझना है कि जब समाज की नैतिकता यानी मोरालिटी और इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आमने सामने खड़ी हो जाती है तो कानून किस करवट बैठता है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिव इन रिलेशनशिप पर आए उस फैसले की जिसने बहुत सी पुरानी और गहरी सामाजिक धारणाओं को जड़ से खत्म कर दिया है। देखिए, इस पूरे मामले को अगर हम एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक कोर्ट केस के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कैसे हमारी न्यायपालिका आज के इस दौर में, जहां सूचनाओं की इतनी अधिकता है और सोशल मीडिया का शोर भी है, हाँ, और सामाजिक दबाव भी बहुत भारी होता है, इन सब के बीच न्यायालय संवैधानिक अधिकारों को कैसे सर्वोपरि रखता है। समाज की नजर में क्या सही है और क्या गलत, ये एक अंतहीन बहस हो सकती है। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? न्यायालय का पूरा फोकस केवल उसी पर होता है। तो चलिए बिला किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे स्रोत में एक वीडियो थंबनेल का जिक्र किया गया है और उसका शीर्षक ही अपने आप में किसी धमाके से कम नहीं है। शीर्षक क्या था उसका? शीर्षक है लिव इन रिलेशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादीशुदा पुरुष पर केस नहीं। बाप रे, ये तो वाकई ध्यान खींचने वाला है। बिल्कुल। अब जब कोई आम इंसान इस लाइन को पढ़ता है तो उसके दिमाग में खलबली मच जाती है। हमारे समाज में विवाह को एक बहुत ही पवित्र संस्था माना जाता है। सही बात है। ऐसे में ये हेडलाइन देखकर लगता है कि जैसे कानून ने रातों रात सारी नैतिक सीमाएं खत्म कर दी हों। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि बिना किसी सामाजिक धारणा की मिलावट के हमें ये समझना होगा कि अदालत ने वास्तव में यहाँ कहा क्या है। बिल्कुल, इसका कानूनी आधार क्या है? यहीं पर हमें अपनी भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ कानूनी तथ्यों को देखना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला ने अपने विश्लेषण में इस बिंदु को बहुत ही स्पष्टता से समझाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये उस महिला की सहमति यानी कंसेंट से हो रहा है, तो केवल इस आधार पर इसे आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जा सकता। एक मिनट, मतलब अगर इसे सीधे शब्दों में डिकोड किया जाए तो सिर्फ लिव इन में रहना, भले पुरुष पहले से शादीशुदा हो, अपने आप में कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसके लिए पुलिस किसी को सीधे गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल, और इसके पीछे का जो दर्शन है, जो लॉजिक है, वो कोई नया नियम नहीं है। ये हमारे संविधान द्वारा दिया गया सबसे बुनियादी अधिकार है। आप अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं? एकदम सही। अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसे हम जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। हाँ। मनीष शुक्ला जी के अनुसार न्यायालय ने इसी स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना है।
अगर दो बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से साथ रहने का चुनाव करते हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार बन जाता है, भले ही समाज उसे पसंद ना करे। बिल्कुल। इस स्थिति में राज्य यानी स्टेट या पुलिस बिना किसी ठोस कारण के उनके जीवन में दखल नहीं दे सकती। यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। चुनौतीपूर्ण सवाल उठता है यहाँ पर। हाँ, पूछिए। अगर दो बालिग पूरी तरह से सहमत हैं, तो क्या राज्य पूरी तरह से पीछे हट जाता है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये लिव इन रिलेशनशिप एक प्राइवेट क्लब की तरह है। प्राइवेट क्लब दिलचस्प है। हाँ, उस क्लब के अंदर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं। अब बाहर सड़क पर खड़ा समाज उन क्लब के मेंबर्स को देखकर नाराज हो रहा है, क्योंकि समाज को उस क्लब के नियम पसंद नहीं आ रहे। समाज चाहता है कि क्लब बंद हो जाए। बिल्कुल। समाज चाहता है कि पुलिस जाकर उस क्लब में छापा मारे। तो क्या अदालत का ये फैसला ये कह रहा है कि संविधान उस क्लब के बाहर खड़े एक बाउंसर की तरह काम कर रहा है जो पुलिस को अंदर जाने से रोक रहा है? ये बाउंसर और प्राइवेट क्लब वाली एनालॉजी ना इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से साफ करती है। और ठीक इसी बिंदु पर अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी का विश्लेषण काम आता है। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? वो इस पूरी स्थिति की जमीनी हकीकत बताते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर ऐसे मामलों में जबरदस्त पारिवारिक विवाद पैदा होते हैं, समाज का भारी दबाव होता है। हाँ, वो तो होता ही है। और इस सामाजिक गुस्से को निकालने के लिए अक्सर आपराधिक धाराओं यानी क्रिमिनल लॉ का दुरुपयोग किया जाता है। ओहो, मतलब समाज अपनी नैतिकता को मनवाने के लिए क्रिमिनल कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग चाहते हैं कि जिसे वो पाप मानते हैं उसे पुलिस किसी तरह अपराध साबित कर दे। पाप और अपराध को मिला दिया जाता है। हाँ, लेकिन अमन बाजपेयी बताते हैं कि अदालत ने इसी प्रवृत्ति पर सख्त रोक लगाई है। अदालत ने साफ कर दिया है कि राज्य बिना वजह बालिगों की निजता में दखल नहीं दे सकता, जब तक कोई असल क्राइम ना हो रहा हो। एकदम सही। जब तक उस प्राइवेट क्लब के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक बाहर वाले पड़ोसियों की नाराजगी पर पुलिस दरवाजा नहीं तोड़ सकती। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर उस प्राइवेट क्लब में राज्य दखल नहीं दे सकता, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वहाँ कुछ भी करने की पूरी छूट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर सहमति यानी कंसेंट की एक बहुत ही बारीक लाइन आती है। क्या सिर्फ ये कह देना कि हाँ हमारी सहमति थी काफी है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या होता है जब वो सहमति किसी झूठ या धोखे पर आधारित हो? मान लीजिए उस प्राइवेट क्लब में एंट्री के लिए किसी ने फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया हो, तब क्या होगा? ये इस पूरे विधिक विश्लेषण का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। हमें ये समझना होगा कि सहमति शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, आपराधिक कानून की भाषा में वो उतना ही जटिल है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मनीष शुक्ला जी समझाते हैं कि आपराधिक कानून तब लागू नहीं होता जब संबंध पूरी तरह से स्वेच्छा से बना हो, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और धोखाधड़ी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बात सिर्फ जोर जबरदस्ती की नहीं है, बात पारदर्शिता की भी है। अमन बाजपेयी जी इस पर रोशनी डालते हैं कि यदि महिला के साथ धोखे से संबंध बनाए गए, जैसे शादी का झूठा वादा करके, हाँ, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो मामला पूरी तरह बदल जाता है और यह आपराधिक श्रेणी में आ सकता है। मतलब तब पुलिस उस क्लब का दरवाजा तोड़ सकती है। 100%। कानून की नजर में इसे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट यानी तथ्य का भ्रम कहते हैं। अगर सहमति किसी ऐसे झूठ पर आधारित है जिसने पूरी वास्तविकता को ही बदल दिया है, तो कानून ये मानता है कि वो सहमति है ही नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे अदालतें एक सच्चे रिश्ते और एक झूठे वादे के बीच का अंतर तय करती हैं। मतलब कानून ये मानता है कि उस महिला ने एक वास्तविकता को सहमति नहीं दी, बल्कि एक भ्रम को सहमति दी थी। एकदम सही पकड़ा। चूंकि वो हाँ पूरी जानकारी के साथ नहीं दी गई थी, इसलिए वो सहमति शून्य हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल पुरुष का शादीशुदा होना अपराध सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है, धोखा साबित होना चाहिए। हाँ, अगर तस्वीर बिल्कुल साफ है, अगर उस बालिग महिला को स्पष्ट रूप से पता है कि वो पुरुष शादीशुदा है और ये सब जानने के बावजूद वो स्वेच्छा से उसके साथ रहने का फैसला करती है, तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ऐसे में केवल उस पुरुष का शादीशुदा होना उसे क्रिमिनल साबित नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोई क्रिमिनल मामला नहीं है, तो ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है कि केस न होने का मतलब ये नहीं है कि कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। बिल्कुल, लोग अक्सर यही गलती कर बैठते हैं। क्या ऐसे संबंधों के कोई परिणाम ही नहीं होते? मुझे लगता है यहाँ हमें
क्रिमिनल और सिविल कानून के बीच के अंतर को समझना होगा। हाँ, ये अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसे ऐसे देखते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो समाज के एक इमरजेंसी रूम की तरह है, जहां सीधे जेल का प्रावधान है, और दूसरी तरफ जो सिविल कोर्ट्स है वो एक HR डिपार्टमेंट की तरह है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? जहां अगर कोई नियम टूटता है तो जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि जिम्मेदारियां तय की जाती है। तो इस मामले में भले ही इमरजेंसी रूम वाला केस न बने, लेकिन HR डिपार्टमेंट वाले नतीजे तो भुगतने ही पड़ेंगे। बहुत खूब। मनीष शुक्ला जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। इस तरह के संबंधों के बहुत ही गंभीर सिविल परिणाम होते हैं। जैसे कि किस तरह के परिणाम? इनमें सबसे पहले आते हैं वैवाहिक विवाद। जो कानूनी पत्नी है वो क्रूरता या अडल्ट्री के आधार पर तलाक यानी डिवोर्स की मांग कर सकती है। वो तो ऑब्वियस है। इसके अलावा भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का एक बहुत भारी मामला बनता है। मतलब जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता, बस उसे अपराध का नाम नहीं दिया जा रहा। उस इंसान की आर्थिक स्थिति पर तो सीधा असर पड़ेगा ही। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। व्यक्ति की अपनी कानूनी पत्नी और बच्चों के प्रति जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं वो इस नए लिव इन रिश्ते की वजह से खत्म नहीं हो जाती। तो वो पुलिस की गिरफ्त से बच सकता है, लेकिन अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। हाँ, सिविल अदालत उसे भारी मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर कर सकती है। और इसी व्यापक दृष्टिकोण को अमन वाजपेयी जी बहुत अच्छी तरह समेटते हैं। उनका क्या निष्कर्ष था इस पर? उनका कहना है कि इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश ये है कि क्रिमिनल कानून का हथियार केवल वास्तविक अपराधों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत या सामाजिक विवादों को सुलझाने के लिए। बिल्कुल। ये फैसला बदलते समाज और जीवन शैली की वास्तविकता को स्वीकार करता है। अगर दो लोगों के बीच कोई विवाद है तो उसके लिए सिविल अदालतें मौजूद हैं। ये तो एक तरह से न्यायपालिका का समाज को आईना दिखाना हुआ। हाँ, अदालत कह रही है कि अपनी मॉरल पुलिसिंग के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कीमती समय मत बर्बाद कीजिए। आज के इस गहन विश्लेषण से यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रिश्ते, सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर कानून अपना नजरिया कितनी तेजी से बदल रहा है। एकदम सही। यह जानना सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि कानूनी अधिकारों और सामाजिक मान्यताओं के बीच के अंतर को समझा जा सके और आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग से बचा जा सके। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किसी बात का अनैतिक होना और उसका गैर कानूनी होना दो अलग बातें हैं, ये टकराव चलता रहेगा। बिल्कुल। और अब इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को समेटें, एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो हमारे स्रोतों में तो नहीं था, लेकिन इस चर्चा से ही उपजा है। अच्छा, क्या विचार है? जब कानून दो बालिगों की निजता और उनके रहने के तरीके से खुद को अलग कर रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ दशकों में संपत्ति और वसीयत के नियमों का क्या होगा? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब एक तरफ पारंपरिक पारिवारिक कानून या फैमिली लॉ होंगे जो पूरी तरह विवाह संस्था पर टिके हैं, और दूसरी तरफ कानूनी रूप से सुरक्षित ये नए गैर पारंपरिक लिव इन रिश्ते होंगे, तो अधिकारों का टकराव तो तय है। बिल्कुल। तो भविष्य की अदालतें इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी? जब एक कानूनी परिवार और एक लंबे समय का लिव इन पार्टनर दोनों संपत्ति में अधिकारों की मांग करेंगे, तब क्या होगा? ये वाकई समाज रूपी हार्डवेयर के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। एकदम। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस द डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक और जटिल विषय को सुलझाने के लिए।